सबसे बड़ा सवाल यही मौजूदा दौर में ये यूसीसी को लेकर है। उत्तराखंड के अंदर इसका ड्राफ्ट तैयार है और बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को मिलेगा, सदन के अंदर जाएगा और कानून बनेगा। लैंड जिहाद एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, किसे जिम्मेदार मानते हैं? इस राज्य के अंदर मुख्य रूप से जब से जन धर्मांतरण कानून आया है, इसकी गति बढ़ी है। कुछ मौलाना तो ये कह रहे हैं कि सरकार कौन होती है हमसे एक से ज्यादा अधिकार जो शादी को लेकर दिया गया है वो छीनने वाली। संविधान में तलाक की व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए। लव जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है। देश के अंदर ऐसे तत्व हैं जिनको पछता नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राहुल जी के बारे में मैं टिप्पणी करूं तो इतना ही कहूंगा, देश जो उनको बोलता है मैं भी वो कहूंगा पप्पू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तीखे सवालों वाले सियासत के सबसे बड़े शो में। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। आज 3 का तीर में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और देवभूमि में इन्होंने संगठन की बागडोर संभाली हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और बिना देर किए स्वागत करती हूं उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का। सर, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। तीखे तीर में आपने मुझे योग्य समझा, मैं आया हूँ। तो चलिए सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और सर, सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल यही मौजूदा दौर में ये यूसीसी को लेकर है। उत्तराखंड इसका अगुवा बनने जा रहा है, धामी सरकार इसको जोर शोर से लाना चाहती है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड में सब समुदाय के लोग हैं। हमारे यहाँ सिखों के 2 गुरुद्वारे हैं, अपना गोविंद घाट है, रीटा साहिब है, हमारे पिरान किलर है हरिद्वार के अंदर, हमारे यहाँ चारों धाम है, मसूरी नैनीताल के अंदर चर्च है। तो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार का समुदाय अगर किसी स्थान पर रहता है वो देवभूमि है। और समान नागरिक संहिता ये हमारे मूल तत्वों में है। खासतौर में अगर कहूँ कि जनसंघ के कालखंड से लेकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण तक, और उसके बाद उत्तराखंड के अंदर हमारा जो पिछला जो संकल्प पत्र था पार्टी का, हमने उसमें लोगों का विश्वास दिलाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती है तो हम लोग समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज उत्तराखंड के अंदर इसका ड्राफ्ट तैयार है और बहुत जल्दी वो ड्राफ्ट मुख्यमंत्री जी को मिलेगा, सदन के अंदर जाएगा और कानून बनेगा। लेकिन महेंद्र जी, विपक्ष कह रहा है कि बहुत जल्दबाजी कर रही है बीजेपी इसमें। कोई जल्दबाजी नहीं है। हमने एक लगभग 250 से अधिक जो वो छोटे जो समुदाय के क्षेत्र के लोग थे, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, ऐसे समुदाय की संस्थाओं के अध्यक्षों से वार्ता की। 2.5 लाख से ज्यादा जो वहां का जो समुदाय है उससे वार्ता की, एक सुझाव ले गए। विरोध तो जब तुष्टीकरण का भाव मन में हो तो विरोध स्वाभाविक होता है। कांग्रेस को तुष्टीकरण ने ही मारा है और मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर एक कानून बने, एक विचार सब लोग चलें तो राष्ट्रीयता का बहुत खड़ा होता है, उसको रोकने का प्रयास अनेकों बार होता है। आज उत्तराखंड के तो कांग्रेस उलझी हुई है, ना तो समर्थन में है ना विपक्ष में। यही कारण है कि जो समान नागरिक संहिता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि उत्तराखंड का जो समान नागरिक संहिता का विषय है उस विषय पर आज पूरे देश के अंदर चिंतन प्रारंभ हुआ है और बहुत जल्दी मुझे विश्वास है, मेरा हृदय बोल रहा है कि देश की पार्लियामेंट भी इसको यूसीसी को लागू करेगी। लेकिन राजनीतिक दल ही नहीं ना, कुछ तो मुस्लिम संगठन का विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण देखिए, बिना जानकारी के बिना पढ़े चर्चाएं आती है। अभी कांग्रेस ने कहा कि हम पर ड्राफ्ट नहीं आया है। ड्राफ्ट के संदर्भ में जो उसकी चेयरमैन पर्सन है उन्होंने दिल्ली के अंदर प्रयास करके पूरा ड्राफ्ट सार्वजनिक किया है। और इसके अलावा पार्लियामेंट है ना, आखिर कोई भी कानून बनेगा बिना पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, विधानसभा के अंदर जाएगा और जो विधायक है, सांसद है, वहां चर्चा करें, अपने सुझाव दें। आज बिना चर्चा किए, बिना चीजों को समझे विरोध केवल विरोध के लिए करना, यह तुष्टीकरण ही है, इसमें देश का हित नहीं है। और भारत के संविधान में लिखित है कि एक अवसर आना चाहिए, पूरे देश एक पद्धति से चले। आखिर बेटी का विवाह सबके लिए आवश्यक है। अपनी धर्म पद्धति से विवाह कर सकते हैं, जन्म होने पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो शादी का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो सकता है? माँ बाप नहीं है, दादा दादी को बच्चे का लालन पालन का अधिकार आता है, तो क्या आपत्ति, किसको आपत्ति होती है? 3 तलाक का विषय तो देश ने स्वीकार किया है। ऐसे अनेकों विषय हैं जिन विषयों को, संपत्ति का अधिकार है, पति की संपत्ति का पत्नी को अधिकार हमारी राज्य सरकार ने पहले दे चुके हैं हम लोग। यूसीसी के दायरे में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों आ रहे हैं, लेकिन इसका जो मुख्यतः विरोध है वो मुस्लिम संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। क्या मुसलमानों को डरने की जरूरत है? उत्तराखंड में इसकी जरूरत क्यों? देखिए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज कह सकता हूँ हर बात में, चाहे समान नागरिकता का विषय हो, इससे बाद 3 तलाक, केवल गुमराह करने का काम किया गया। सर्वाधिक लाभ इसके अगर मिलेगा इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, तो मुस्लिम समुदाय को मिलेगा। कि मुस्लिम समुदाय को केवल और केवल तुष्टीकरण के आधार पर देश की मुख्य धारा से अलग करने को लोग प्रयास कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहे हैं हम तो शरीयत के पाबंद हैं, यूसीसी देश में जरूरत ही नहीं है। देखिए, शरीयत का जो पक्ष है अपनी पूजा पद्धति पे हो सकता है,
उनके इस पूजा पद्धति किसी को रोकी नहीं जा रही है। देश के विधान के अंदर नागरिक होता है। नागरिक चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नागरिक को अधिकार मिले, समानता की चीजें रहे। न्यायालय की अनेकों चीजें होती हैं, अच्छा, अनेकों विषय होते हैं। करण मारा कह रहे हैं कि ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी लेकर आ रही है, या फिर महंगाई या बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छुपाना चाहती है सरकार। करण मेहरा जी मेरे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष है, मुख्य विपक्षी दल है। आश्चर्य मुझे तब होता है जिन विषयों की चर्चा उनको करें जो करते नहीं है। उन्होंने यूसीसी इससे जुड़ा विषय नहीं, हमने शुरू में ही, अगर उत्तराखंड के अंदर इतिहास बदला है, दोबारा सरकार रिपीट हुई है पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, तो मैं कह सकता हूं हमारे उन सब घोषणाओं के आधार पर हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जनसंघ काल से हमने जो विषय जनता के सामने रखे, उन विषयों को जब हम उनका समाधान कर तभी तो स्थान तक पहुंचे हैं। 370 का विषय हमारा था, 370 को हटाया। राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर आज बन रहा है, ये विषय हमारे थे। समान हमारा विषय। हम जनता के पास हमने जिन जिन वादों को किया, उन वादों को अगर हम धरातल पर उतार रहे हैं तो ये जनादेश हमारे पक्ष में है। तो क्या उत्तराखंड में ये एक प्रयोग साबित होगा? देखिए, नहीं, उत्तराखंड वो राज्य है, जब मैं शुरू में कहा कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है, कम जनसंख्या भले ही हो लेकिन हर धर्मावलंबी वहां है। और सबसे ज्यादा लिटरेरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे राज्य में हर समुदाय के लोग हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। तो चर्चा होती, डिसीजन होता है उनका, जो उनके सुझाव आए हैं वो सुझाव, सबके सब सुझाव यूसीसी के पक्ष में। लेकिन कुछ मौलाना तो ये कह रहे हैं कि सरकार कौन होती है हमसे एक से ज्यादा अधिकार जो शादी को लेकर दिया गया है वो छीनने वाली? एक से ज्यादा अधिकार का विषय नहीं है। संविधान में तलाक की व्यवस्था एक जैसी होनी चाहिए। आखिरकार वो बहन नहीं है जिसका एक शौहर है, एक पति है, और वो 3 तलाक समाप्त हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी आप दूसरी शादी करें, जो कानून हिंदू के लिए है वही कानून मुस्लिम के लिए होगा, वही ईसाई के लिए होगा। इसलिए पत्नी 5 पत्नियां भी हों, संविधान के दायरे में हो, एक पत्नी हो, संविधान के दायरे में हो, तलाक की व्यवस्था समाप्त नहीं हो रही है। वैधानिक व्यवस्थाएं रहेंगी लेकिन अधिकारों पर चीजें तय होंगी। अधिकारों, अगर पहली पत्नी जीवित है और उसको तलाक नहीं दे तो संविधान में आज भी व्यवस्था है, उसको और कठोरता से हम लोग लागू करेंगे। मयंक जी, कांग्रेस ने बहुत बड़ा आरोप लगाया यूसीसी को लेकर कि कोई भी इस तरह का आप ड्राफ्ट लाने जा रहे हैं, कानून लाने जा रहे हैं, तो उसके लिए विपक्षी दलों की सहमति जरूरी होती है, उनसे चर्चा जरूरी होती है। आपने एक मीटिंग के लिए नहीं पूछा उनसे, आपने बुलाया नहीं किसी मीटिंग में विपक्ष को? स्पष्टपूर्वक कह सकता हूं, जो यूसीसी कमेटी बनी है उसने सब राजनीतिक दलों से बात की है। कांग्रेस आई मीटिंग में? कांग्रेस बची। कांग्रेस क्यों नहीं आई आपकी मीटिंग में? कांग्रेस गई नहीं। आपने बुलाया था कांग्रेस को? सबको बुलाया, सारे दल, हम लोग गए, बीजेपी के लोग गए, सब कमेटी जब बनती है सब दलों के लोग जाए। जनता दल के लोग भी आए थे, हमारे यूकेटी के लोग भी आए थे। कांग्रेस बची क्योंकि कांग्रेस की नियत तुष्टिकरण की है। और मैं फिर भी कहता हूं, आप बचोगे कैसे? जब विधानसभा के अंदर बिल आएगा आप चर्चा करिए ना। आपको लगता है उसमें कुछ गलत, बहस करिए। कांग्रेस बहस से बचती है और तुष्टिकरण की नीति के आधार पर, ना वो हिंदुओं की रही, ना मुस्लिम की रही, ना सिख की नहीं। आखिरकार क्या करना चाहते हो आप? आपकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। आप कहिए ना हम यूसीसी के विरोधी हैं। विरोधी कहने की स्थिति में ना हरीश रावत है, ना करण मेहरा है, ना कांग्रेस का कोई उत्तराखंड का नेता है। आप गुमराह करके केवल द्वेष उत्पन्न करना, और खास तौर पर यूसीसी जैसा महत्वपूर्ण जो विधेयक आने वाला, जो कानून बनने वाला, उस पर आप प्रश्न खड़ा करके दोगली चाल चल रहे हो। दोगली चाल उत्तराखंड जनता व्यवस्था। चलिए, सरकार पर आ जाते हैं। कैबिनेट का विस्तार होगा या जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा? नहीं, 5 सीटें हमारी खाली है और 5 सीटों पर यथासमय मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। कैबिनेट विस्तार निश्चित रूप से होगा। दायित्वधारियों की सूची हमारे अभी मुख्यमंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलकर गए, प्रधानमंत्री से मिलकर गए, बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा। अच्छे योग्यतम कार्यकर्ता, जिसकी जहां उपयोगिता है उस कार्यकर्ता को वहां रखेंगे। और 2024 हमारे लक्ष्य में है, हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। 5 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उत्तराखंड। महेंद्र जी, हाल ही में आपने कहा कि कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में है, कितनी सच्चाई है? सच्चाई है, बड़ी संख्या में आए। कांग्रेस के पुराने राज्य मंत्री अनेकों लोग आए। एक कालखंड वो भी था कांग्रेस का कि अनेकों विधायक। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि जनता विकास को अपनी आंखों से देखती है और जनता का प्रेशर नेताओं पे, जनप्रतिनिधि पे, पब्लिक का प्रेशर जब होता है तो महाराज जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। विकास के लिए मोदी जी के साथ खड़ा होना, विकास के लिए पुष्कर धामी के साथ खड़ा होना, यह पब्लिक प्रेशर है जो कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की और आकर्षित कर रहा है। और हमने कहा है, आइए, हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में आए, आगे भी आएंगे। बहुत से लोगों से हम संपर्क में बातचीत हम कर रहे हैं, लेकिन समय काल परिस्थिति के हिसाब से अब तो ये विचार करना पड़ा किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, क्योंकि समय काल परिस्थिति तो हम सबको लाएंगे। 2024 के लिए आपका दावा है। आपने अभी अभी कहा कि 5 की 5 सीटें उत्तराखंड से हम ले जाएंगे, लेकिन विपक्ष एक महागठबंधन भी बना रहा है। तो वो महागठबंधन उत्तराखंड के लिहाज से या केंद्र स्तर पर भी आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं 2024? पूरा महाठगबंधन बन रहा है। जिनको जनता ने नकार दिया
वो कितने एक हो जाए, जनता को उसकी स्वीकृति मिलने वाली नहीं है। ठीक है, लेकिन हरीश रावत पर सीबीआई जांच कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। अब गजब की बात हो रही है। हरीश रावत जी ने खुद सीबीआई की मांग की। आज हरक सिंह रावत जी जो उसी दल में चले गए, उनका प्रेशर था कि सीबीआई जांच कराई जाए। आखिर देवभूमि के अंदर विधायक कोई खरीद फरोख्त, ये भी अभिशाप है। लेकिन ये आरोप पहली बार नहीं लगे हैं ना। अगर हम दिल्ली की बात कर ले, आम आदमी पार्टी से लेकर जो तमाम विपक्षी दल हैं, वो इस तरह के आरोप लगाते रहे बीजेपी पर। मैं फिर बता रहा हूं, जिस दल को अपने विधायकों को संभालने का नैतिक बल न हो, बिना विचारों के लोग हों, वो फिर इस तरह की बातें करेंगे ही। हम किसी को न तोड़ते न तोड़ लाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हरीश रावत जी का जो स्टिंग आया था वो उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति ने देखा। और मैं एक जिम्मेवार, मैं भी 2 बार विधायक रहा हूं, मैं जिम्मेवार जनप्रतिनिधि के नाते कह सकता हूं, अगर उत्तराखंड में ये अभिशाप हुआ है तो दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और भविष्य के अंदर कोई भी नेता हो, कितना बड़ा नेता हो, इस प्रकार का अभिशाप न करे। वो देवभूमि है, वहां का राजनीतिक जो आकर्षण है, राजनीतिक जो प्रभाव है, उस पर प्रश्न खड़ा नहीं होना चाहिए। एक आरोप और विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगता है आप पर कि ये यूसीसी का जिक्र इसीलिए किया जा रहा है कि 2024 को साधना है, जातियों धर्मों में ना बटे, इसीलिए कोई ऐसी बात छेड़नी है कि पूरा हिंदू एक हो जाए। इसके साथ और राम मंदिर को लेकर भी कहा जा रहा है, आप तो आंदोलन से जुड़े रहे हैं, आप जेल भी गए हैं राम मंदिर आंदोलन के लिए, तो राम मंदिर और यूसीसी, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर इनको 24 के हिसाब से आपने प्लान किया ताकि उसका फायदा लिया जा सके। पहले कहते राम लला हम आएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, और तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख बता दी, मंदिर बनने लग गया। वो यही तो कह रहे हैं, तारीख बड़ी प्लानिंग से बताई, 24 से पहले फीता काटेंगे। अपोजिशन शुरू से ही हमारे इन विषयों का विरोधी रहा है, लेकिन जन समर्थन हमारे साथ रहा है। लैंड जिहाद एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस बारे में महेंद्र भट्ट क्या सोचते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, हमारी भौगोलिक सीमा सीमित है। वन अधिनियम के बाद हमारे पास कृषि भूमि हो, आवासीय भूमि हो, इंडस्ट्रियल भूमि हो, सीमित है। लेकिन इस बीच जब से हमने जबरन धर्मांतरण का कानून उत्तराखंड के लाए, एक कुछ ऐसे तत्व थे जो उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण किया। आखिरकार 450 मजारें तोड़ी गई और एक मजार के अंदर भी किसी प्रकार का अवशेष नहीं मिला, और ना उन मजारों पर किसी ने अपना अधिकार रखा। कारण क्या है? अगर ये जब किसी खुफिया विभाग से चीजें निकल कर आती हैं, उसका केवल मजार ही, लगभग 55 करीब मंदिर भी टूटे हैं, 2 गुरुद्वारे भी टूटे हैं। आशा ये कहने का कि आखिरकार हमारे पास सीमित भूमि की रक्षा कौन करेगा? जिम्मेदार कौन है? ये सवाल था मेरा। जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? जिम्मेदार मैं कह रहा हूँ ना, जो सरकारें रही, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, दोनों। मैं आपको बता दूं, ये सब काम पिछले 5-7 सालों के अंदर इस गति बढ़ी है। नहीं, 15 साल पुरानी भी ऐसी मजारें थी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। मजारें भी थी, मंदिर भी थे। मैं फिर बता रहा हूँ कि जिस समय भी बना हो इस राज्य के अंदर, मुख्य रूप से जब से जबरन धर्मांतरण कानून आया, इसकी गति बढ़ी है। आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? और आपने क्या देखा? देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर कोई सोच नहीं सकता था कि इतना क्राइम भी होता है, वहां यूसीसी जैसी बात होगी, वहां लैंड जिहाद, वहां लव जिहाद जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या रणनीति? मैंने शुरू में कहा ना कि जब से हमने समान नागरिक संहिता की घोषणा की, हमने जबरन धर्मांतरण कानून लाए, हमने उत्तराखंड आने वाले की पहचान करने की बात की। उत्तराखंड में जब किराए पे रह रहा हो, चाहे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं ना भाई, आगे वो केवल धार्मिक यात्रा का केंद्र नहीं है, वो साहसिक यात्रा का केंद्र भी है, वो पर्यटन का केंद्र भी है। कैसे बदल रही है ये समझना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से मैं बता सकता हूँ, बहुत से स्थानों पर ये प्रयास किए गए, ये प्रयास किए गए कि भारत का नागरिक नहीं है, ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठिए बड़ी संख्या में आने लगे, उसको सरकार ने संज्ञान लिया। ऐसी प्रकार से मजारों के बाकी माध्यम से न जाने कौन तत्व थे, मैं फिर कह रहा हूँ, न जाने कौन तत्व जो इस प्रक्रिया को खड़ा कर रहे थे। सरकार ने इसको संज्ञान में लेकर उसको अगर मिटाने का प्रयास किया है, तो मैं कह सकता हूँ देवभूमि के स्वरूप को यथावत रखने में सबसे बड़ा योगदान पुष्कर धामी जी को मिला, और धर्म रक्षक धामी इसलिए उनका नाम मिला। अच्छा, लैंड जिहाद की तो बात हो गई, लव जिहाद भी एक बड़ा मुद्दा है। और उत्तरकाशी के पुरोला में जो हुआ हम सब ने देखा, बड़ा हंगामा यहाँ पर मचा। हाँ, तो उसे लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं फिर उसी विषय को बता रहा हूँ, जब सरकार कोई कानून कठिन लाती है तो इस देश के अंदर ऐसे तत्व हैं जिनको पछता नहीं है, जो अनावश्यक देश के जो परंपराएं, शांत माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास करते हैं। उसी दिशा में कुछ लोग उत्तराखंड में भी करने लगे। अगर पुरोला की घटना हो, चाहे आपकी गोचर की घटना हो, ये एक षड्यंत्रकारी तत्व है, लेकिन ये भी पहली बार हुआ है। आज माँ बाप भी इस पर घटना की रिपोर्टें दर्ज कर रहे हैं जेलों की सलाखों में, और कड़ाई के साथ जब कार्रवाई होती है तो समाचार भी बनता है। पलायन का दंश पहले से उत्तराखंड झेल रहा है, पुरोला से भी लोग पलायन कर रहे हैं।
लोग नहीं कर रहे हैं, कोई पलायन नहीं हो रहा है। कुछ दिन का माहौल ऐसा था, अशांति आई थी, आज सबके सब लोगों की वहां दुकानें खुल गई हैं। थोड़ा वातावरण ठीक करने में समय लगता है, क्योंकि वातावरण बिगाड़ने वाले लोग देश के दूसरे हिस्सों से आए थे। उनको जब जेल मिली, सजा मिली, और आज मैं कह सकता हूं हमारे उत्तराखंड का मुस्लिम समुदाय हो, वो भी इस बात को बहुत पैनी नजर रख रहा है कि उत्तराखंड का स्वरूप को खराब नहीं होने दिया जाएगा। मैंने शुरू में कहा है, हर धर्म के लोग उत्तराखंड में, सबके धर्मस्थल हमारे राज्य में हैं। आज लोग कह रहे हैं कि ये जो लव जिहाद जैसी बात है, ये कुछ लोग हैं जो इस्लामिक राष्ट्र का जिक्र करते हैं, चाहे वो सीमाओं के उस पार हो या देश के अंदर का एक वर्ग हो जिसके द्वारा बार बार इस टर्म का यूज किया गया, इस्लामिक राष्ट्र। तो इसका क्या इलाज है? देवभूमि में भी लव जिहाद जैसे मामले सामने आए हैं, आप कैसे निपटेंगे इससे, कैसे डील करेंगे? बहुत कड़ाई से निपट रहे हैं। जब से हमारा जबरन धर्मांतरण कानून आया है, इसके अंदर सारी चीजें हमारी इंगित हैं, सब लिखी हुई हैं कि किस प्रकार से अगर जबरन गरीब बेटियों को लालच देकर, आखिर आप जिस बिटिया के पास आप 50,000 रुपये खाते में पैसा डाल रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का एक प्रलोभन देकर, ये षड्यंत्र, मैंने कहा ना, फिर कह रहा हूं, बाहरी तत्व जो इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर भारत के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करना चाहते हैं। क्या अब ये शरारती तत्व बढ़ गए हैं? क्योंकि देखो, कम कर 12 दिए दिन हैं, में अब तो जेल में 12 दिन में 5 मामले लव जिहाद के सामने आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जब ये चीजें बढ़ी हैं तो बहुत कार्रवाई हुई, और पांचों के पांचों जेल की सलाखों के अंदर है। पहली बार हो रहा है। केदारनाथ में अभी हाल ही में एक कपल का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, शायद आपने भी देखा होगा, जिसको लेकर साधु संत विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। आपके क्या विचार है? 2 विषय थे। पहले वाला विषय अलग प्रकार का था, अब का विषय अलग प्रकार का है। धार्मिक स्थल पर एक पति अपनी पत्नी के मांग में अगर सिंदूर भर रहा है, तो मैं उस पर बहुत प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि आखिरकार अनेकों हमारे उत्तराखंड अनेकों धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर शादी विवाह होता है। अनेकों ऐसे मठ, ऐसे मंदिर हैं जहां आज भी शंकर भगवान का विवाह तो हमारे यहाँ हुआ, वो स्थान है। ऐसी हमारा हरिद्वार के अंदर शांति कुंज है, देश भर की अनेकों बहनों की युवा साथी का विवाह होते हैं। तो धार्मिक स्थान में विवाह होना, सिंदूर भरना, ये उस परिप्रेक्ष्य में देखा नहीं जाना चाहिए। ये ठीक है कि अनावश्यक रूप से और इस प्रकार के जो कृत्य करना, जिसको कि कम से कम मर्यादा के दायरे से बाहर माना जाता है। अच्छा, मर्यादा क्या है? नी डाउन होकर किसी को रिंग देकर प्रपोज करना अमर्यादित है, मांग भरना मर्यादित है। मर्यादा अमर्यादा ये कौन तय करे? देखिए, बहुत से मंदिरों ने अपना अब ड्रेस कोड तय कर दिया है। अगर मैं मध्य प्रदेश के मंदिर में जाऊं, भैरवनाथ जी के, तो स्वाभाविक रूप से धोती और ऊपर का जनेऊ, और वहां बहनों के लिए साड़ी सूट है। तो मंदिर की व्यक्तिगत व्यवस्थाएं हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उसमें हम देखते हैं कि आपदाएं बहुत आती हैं और बारिश के वक्त समस्या लोगों की बढ़ जाती है। उसके लिए सरकार किस तरह से प्लान कर रही है ताकि इस बार अगर कोई आपदा आती है तो एक्टिवली अप्रोच किया जाए? देखिए, हम लोग केवल सुनते थे कि शंकर भगवान की कभी तीसरी आंख खुलती है, तो उसका स्वरूप हमारे सामने है। केदारनाथ की आपदा, दिन में धूप लगी हुई, ऐसा माहौल नहीं। तपोवन की आपदा वही, अचानक परिस्थितियां निर्माण होती है, वहां के लोगों के नेचर में है। हम लोग देवभूमि छोड़ते नहीं है, अनेक कष्टों के बाद भी अपने को संभालते हैं, लेकिन आपदा भी आती है, अपनी चीजों को संभालते भी हैं। और मुझे बताते खुशी है, जब से ऑल वेदर रोड बनी है, अब यात्रा बढ़ गई। पहली बार हो रहा है, 1.5-2 महीने यात्रा बंद होती थी, सड़कें खुलती नहीं थी। आप लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, सरकारी कामकाज और योजनाओं के बूते आप कह रहे हैं कि 24 जीतेंगे, दोबारा जीत करके आए हैं असेंबली इलेक्शंस में, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और सरकार, नेताओं के बीच की जो तनातनी है वो भी जग जाहिर है कि दोनों के बीच में अक्सर खटपट की खबरें आती हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, एक दूसरे की सुनते नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं, तो नेचर चेंज करने में समय लगता है। पुष्कर सिंह धामी ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। धीरे धीरे अब उत्तराखंड कैडर में अनेकों लोग अच्छे IAS PCS आ गए हैं। हम सबसे काम लेना जानते हैं और किसी प्रकार का कोई तनाव, पिछले दिन आप देखेंगे हमने इसको बहुत कंट्रोल किया है। ये सच बात है, मुझे आपत्ति नहीं बताने में, ये सच बात है कि ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक क्षेत्र के कई बार चर्चाओं में समझने में हेरफेर होता था। आज पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको भी कंट्रोल किया है। लेकिन महेंद्र जी, ये भी एक सच्चाई है कि उत्तराखंड के में आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर बेसिक सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है। बहन जी, मैं चुनौतीपूर्वक कह सकता हूँ, हर घर नल के बाद अधिकतर घरों में, ठीक है, मैं स्वीकार, पहाड़ के घरों की भौगोलिक स्थिति होती है। एक घर यहाँ होगा तो एक घर इससे कम से कम 500 मीटर ऊपर कहीं होगा, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर लगेगा,
तो स्वाभाविक बात है समय लगेगा, लेकिन हर घर को पानी मिले ये कड़ाई से लागू हो रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इसको मिलेट ईयर के तौर पर इस पूरे साल को लिया है, पूरे विश्व भर में मिलेट ईयर की तरह मना रहे हैं। श्री अन्न इसको कहा जा रहा है, हेल्थ के लिए से बहुत प्रमोट किया जा रहा है। और उत्तराखंड तो ज्योग्राफिकली देखे तो पहले से ही बहुत रिच है मिलेट में, तो उत्तराखंड का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? देखिए, मैं जिस दिन मोदी ने श्री अन्न की घोषणा की तो उत्तराखंड का कृषक गदगद हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ मोटे अनाज का बहुत बड़ा भंडार है। हमारे यहाँ कोदा है, झंगोरा है, चुलाई है, हमारे तो मुंगरी बोलते हैं, यहाँ मक्की बोलते हैं। ऐसे अनेकों बड़ा ऐसे अनाज है जो उत्तराखंड के इलाके में। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ ऑर्गेनिक है। हमारे यहाँ कोई ऐसी खादें पड़ जाएं जिसके कारण वो बहुत जल्दी बड़ा उपज में दिखाई दे, ऐसा नहीं है। हम आज भी उसी पद्धति से अपनी उपज करते हैं जो पद्धति मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होती है। महेंद्र जी, हमारे शो का एक खास सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम एक नेता का नाम लेंगे, एक शख्सियत का नाम लेंगे, आपको एक लाइन में या एक शब्द में जवाब देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्व के मार्गदर्शक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धर्म रक्षक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी मेरे उत्तराखंड की धरोहर है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र जी हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मार्गदर्शक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अब राहुल जी के बारे में मैं टिप्पणी करूं तो इतना ही कहूंगा, देश जो उनको बोलता है मैं भी वो कहूंगा पप्पू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा। राजनीति में एक मैं कहूंगा कि सीखने वाले व्यक्ति। हरीश रावत। अपनी बात से मुकरने वाले शख्स। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत। सभी दलों के नेता के रूप में कह सकता हूँ, सभी दलों में हरक सिंह। बुलडोजर मॉडल। हमको जो मार्गदर्शन मिला वो उत्तर प्रदेश योगी जी से मिला है। ये बुलडोजर मॉडल यूपी का ही है। बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा। बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, हमारे इस खास शो 3 का तीर का हिस्सा बनने के लिए। आपने बहुत ही बेबाकी से हर उस सवाल का जवाब दिया जो तीखे सवाल हमारे एंकर्स ने आपसे पूछे। आपके प्रश्नों से भी मैं कैसे संभल पाए मेरी आत्मा जानती है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ में, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी शो पर। तब तक आप देखते रहिए News 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।